हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आज अपने रोल, इम्पोर्टेंस या बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन और फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पर चर्चा करेंगे। इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, किसी भी संस्था के लिए प्रभावशाली संप्रेषण नितांत आवश्यक होता है। किसी भी संस्था की सक्रियता कह दें, उसके उद्देश्यों की प्राप्ति में कह दें, संचार का या संप्रेषण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर में कह दें रक्त संचार का महत्व होता है, अर्थात रक्त संचार के बिना या तो व्यक्ति उसमें कमी आने पर बीमार होगा अथवा उसकी मृत्यु हो सकती है। उसी प्रकार किसी भी संस्था के संचार कार्यक्रम में या संप्रेषण में शिथिलता होने पर संस्था बीमार होती है या धीरे धीरे उसकी अपने ये कह दें कि संस्था समाप्ति की ओर भी जा सकती है। इसलिए कहा गया कि किसी भी संस्था के लिए संप्रेषण बहुत आवश्यक है। जहां एक ओर संचार से या प्रभावकारी संप्रेषण से कार्यों को सही ढंग से निष्पादित करने में सहायता मिलती है, वहीं दूसरी ओर अपने ये कह दें कि विभिन्न कर्मचारियों में, विभिन्न अधिकारियों में विचारों की स्पष्टता या कह दें सहयोग की भावना, एक रूपता, इसके साथ साथ विचारों और निर्देशों को समझना और उसके अनुरूप कार्य करते हुए उद्देश्यों की प्राप्ति करना, ये सभी संचार के माध्यम से ही संभव होता है। आइए इसके महत्व को समझते हैं कि अपने कह दें एक सक्सेसफुल फोरकास्टिंग के लिए, एक सफलतापूर्वक पूर्वानुमान के लिए भी हमें संप्रेषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें पूर्वानुमान के लिए हमें अनेक सूचनाओं और तथ्यों को एकत्रित करना पड़ता है और उसे विभिन्न व्यक्तियों से परामर्श करना पड़ता है। तो ये सभी कार्य जो होता है वो संप्रेषण के माध्यम से ही सफलतापूर्वक संभव हो सकता है। इसी प्रकार सेकंड इसमें आता है इफेक्टिव प्लानिंग। अगर आपको प्रभावकारी नियोजन करना है तो इसके लिए आपको संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि प्रभाव का नियोजन के लिए आपको अनेक प्रकार की सूचनाएं, तथ्य, आंकड़े एकत्रित करने पड़ते हैं और इसके साथ साथ विभिन्न सूचनाओं का आपको विभिन्न स्रोतों से एकत्रित करना, उन्हें प्राप्त करना, संस्था के उद्देश्यों को, नीतियों को, नियमों को, इन सब की जानकारी प्राप्त करना, इन सब की आवश्यकता के आधार पर ही या इनकी उपलब्धता के आधार पर ही प्रभावकारी नियोजन किया जा सकता है। इसलिए इन सब प्रकार के सूचनाओं, तथ्यों, आंकड़ों, उद्देश्यों, नीतियों, नियमों के आदान प्रदान की विभिन्न व्यक्तियों में आवश्यकता होती है और जिसके लिए प्रभावकारी संप्रेषण हमें आवश्यक होता है। इसी प्रकार थर्ड इसमें आता है साउंड एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन। आपको सुदृढ़ और शीघ्र निर्णय लेने में भी एक प्रभावकारी संप्रेषण आवश्यक होता है। संस्था में किसी भी समस्या के समाधान के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए या संस्था के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए और उसको समय अनुसार लेने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता होती है, आंकड़ों की आवश्यकता होती है, विभिन्न व्यक्तियों से परामर्श करना पड़ता है, सोच विचार करना पड़ता है। तो इस प्रकार के कार्यों के लिए हमें उन व्यक्तियों के साथ सुझाव लेने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए प्रभावकारी संप्रेषण आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार अपने कहते हैं इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए प्रभावकारी संगठन संरचना का निर्माण करना है यदि आपको, तो इसके लिए आपको संप्रेषण की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसके लिए आपको संस्था के अंतर्गत किन किन कार्यों को किया जाना है, उसे किस प्रकार से व्यक्तियों के बीच में बांटा जाएगा, किस प्रकार से उन्हें उनके उत्तरदायित्व के बारे में संदेश प्रसारित किया जाएगा और किस रूप में वो उसको प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ जो अपने कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन है या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, अधिकारों का प्रत्यायोजन है, विकेंद्रीयकरण है, उनके आपसी संबंधों का निर्धारण है, उन्हें विभिन्न स्तर पर कार्य करने के लिए तैयार करना, ये इन सब कार्यों के लिए हमें एक मजबूत संप्रेषण की आवश्यकता होती है। तो इसलिए कहा गया है जिस संस्था में एक प्रभावकारी संप्रेषण होता है उसमें मजबूत या अपने कहते हैं एक साउंड जो संगठन संरचना है वो निर्मित होती है। इसके अभाव में एक प्रभावपूर्ण संगठन संरचना का निर्माण कठिन हो जाता है। इसी प्रकार कर्मचारियों को प्रभावपूर्ण ढंग से अभिप्रेरित करना या कह दें मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज
तो इसके लिए भी हमें संप्रेषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें विभिन्न व्यक्तियों की क्या रुचि है, क्या उनकी सोच है, उसको समझना जो संप्रेषण के माध्यम से निर्भर होता है, और फिर उसके अनुसार उन्हें विभिन्न प्रकार की संस्था से संबंधित जानकारियां देना और उसके लिए उन्हें तैयार करना, ये सब चीज़ें संप्रेषण के माध्यम से संभव होती हैं। इस प्रकार के आदान प्रदान से कर्मचारी जो हैं वो काफ़ी हद तक अभिप्रेरित होते हैं। इसी प्रकार अपने कह दें सक्सेसफुल लीडरशिप के लिए, एक सफल नेतृत्व के लिए भी संदेशों का आदान प्रदान होना आवश्यक होता है। ये व्यक्ति के सोच किस प्रकार की है, उसके विचार किस प्रकार के हैं, निश्चित तौर पर ये कार्यरत उसके अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रभावित करता है, और ये भी एक प्रभावपूर्ण संप्रेषण के माध्यम से संभव होता है। इसी प्रकार अपने ये कह दें कि इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, प्रभावकारी कोई नियंत्रण व्यवस्था बनानी है, इसके लिए भी संप्रेषण की हमें नितांत आवश्यकता होती है। कोऑर्डिनेशन के लिए अपने कहते हैं सभी व्यक्तियों में एक समन्वित भाव से कार्य करें, एक टीम के रूप में उनका स्वरूप विकसित हो, इसके लिए हमें क्या है, क्रमबद्धता, उनके कार्यों में एक रूपता लाने के लिए हमें समन्वय बिठाने के लिए भी कुशल संप्रेषण की आवश्यकता होती है। डेमोक्रेटिक सिस्टम को या डेमोक्रेटिक तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए भी हमें प्रभावपूर्ण संप्रेषण चाहिए। या अपने कहते हैं जो ह्यूमन रिलेशन है, व्यक्तिगत संबंधों का निर्माण है, या एक कहते हैं मधुर मानवीय संबंधों को बनाने के लिए हमें संप्रेषण की आवश्यकता होती है। मनोबल के निर्माण में, मनोबल में वृद्धि करने के लिए कर्मचारियों में कार्यक्षमता के विकास में, कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए हमें उनकी बातों को समझना, उनके विचारों को समझना, संस्था की सोच के बारे में उनको बताना, ये सभी इसके माध्यम से संभव होता है। पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास करने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए, और जो विभिन्न पक्षकार हैं इनके बीच में इंटरनल और एक्सटर्नल जो पार्टीज हैं, जो संस्था से संबंधित हैं, जुड़ी हुई हैं, उनके विचारों में, उनकी सूचनाओं के आदान प्रदान में हमें संप्रेषण की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है संचार या संप्रेषण के प्रारूप और प्रकार, या कह दें फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसके 4 प्रमुख बेस हैं जिसके आधार पर हम इसको कई भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो संबंधों के आधार पर ये कितने प्रकार के हैं? प्रमुख रूप से 2 प्रकार के माना जाता है, औपचारिक और अनौपचारिक। इसी प्रकार इसमें नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, प्रवाह के आधार पर या दिशा के आधार पर ये संप्रेषण के प्रकार। तो प्रवाह या दिशा के आधार पर हम कह दें जो संप्रेषण है 4 प्रकार के होते हैं, जिसको हम फर्स्ट कह दें डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, सेकंड आता है इसमें अपवर्ड कम्युनिकेशन, और थर्ड इसमें आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, और चौथा इसमें आता है डायगोनल कम्युनिकेशन। या कह दें अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, समतल या क्षैतिज संप्रेषण, और फोर्थ है विकर्णीय या तिरछा संप्रेषण या संचार। थर्ड आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, क्षेत्र के आधार पर 2 प्रकार का है, आंतरिक संप्रेषण और बाह्य संप्रेषण, इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस। और नेक्स्ट इसमें फोर्थ आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया। तो संचार माध्यमों के आधार पर अपने कह दे या साधनों के आधार पर, तो ये 2 प्रकार का है, एक वर्बल कम्युनिकेशन आ जाता है और दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ जाता है, शाब्दिक संचार और गैर शाब्दिक संचार आ जाता है। तो फर्स्ट इसमें आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो उसमें अपने को 2 प्रकार के प्रमुख थे, अपने बताए थे। एक तो आता है फॉर्मल कम्युनिकेशंस और दूसरा आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस। तो फर्स्ट में औपचारिक संप्रेषण, जो वास्तव में औपचारिक संबंधों में होता है, अर्थात जो औपचारिक संबंध जहाँ है, औपचारिक संबंध से हमारा अभिप्राय जो सोच विचार कर, जानबूझकर किन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यदि संबंधों का निर्माण किया गया है, जैसे अपने संगठन की संरचना करते हैं, तो जिसमें किसी व्यक्ति को उनके पद, उसके अनुसार अधिकार, उसके दायित्व निश्चित किए जाते हैं। कि जैसे महाप्रबंधक है, उसके बाद मान लो सामान्य प्रबंधक है, उसके बाद विभागीय प्रबंधक है, विभागीय प्रबंधक के नीचे उप विभागीय प्रबंधक है, उसके बाद अपने कहते हैं सुपरवाइजर, निरीक्षक, श्रमिक, सोच विचार कर जो बनाए जाते हैं, व्यक्तियों की नियुक्त किया जाता है, उनके अधिकार दायित्व दिए जाते हैं। इनमें होने वाला जो संप्रेषण है वो औपचारिक संप्रेषण कहलाता है। अनौपचारिक जो बिना सोचे विचारे ऐसे संबंध बन जाते हैं, संस्था में साथ कार्य करते करते व्यक्तियों में सामाजिक संबंधों के कारण से, समान विचारों के कारण से या किसी अन्य कारण से उनके क्या होता है, आपसी संबंध विकसित हो जाते हैं। तो उनके मध्य जो संप्रेषण होता है वो क्या औपचारिक अनौपचारिक संप्रेषण कहलाता है।
इसी प्रकार प्रवाह के आधार पर जो दूसरा मेन बेस है अपना, तो उसमें अपने देखा था कि डाउनवर्ड संप्रेषण। तो डाउनवर्ड संप्रेषण में क्या है, जो उच्च अधिकारियों से अधीनस्थों की ओर जाने वाले जो संदेश होते हैं उसको अपने क्या कहते हैं, अधोगामी संप्रेषण कहते हैं। ऐसे संदेश संगठन में अपने कहते हैं पद के अनुसार क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, या इसको लंबवत संप्रेषण भी कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा इसके अंतर्गत आता है अपवर्ड अपवर्ड कम्युनिकेशंस। तो इसमें क्या है, ऊर्ध्वगामी, जो नीचे से या अधीनस्थों से अधिकारियों की ओर चलते हैं। जैसे कर्मचारियों के कोई प्रतिवेदन है, कर्मचारियों के कार्य संबंधी समस्याएं हैं, कर्मचारियों के कोई अधीनस्थों की प्रतिक्रियाएं हैं या उनसे सुझाव हैं, या उसके द्वारा दिए गया कोई कार्य है उसके संबंध में कोई उसका प्रत्युत्तर है। तो इस प्रकार के जो कार्य होंगे ये क्या है, इसको ऊर्ध्वगामी संप्रेषण में सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार हॉरिजेंटल कम्युनिकेशंस, इसमें समान स्तर के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं, विभागाध्यक्ष होते हैं, उनमें संदेशों का जो आदान प्रदान होता है उसे अपने समतल संप्रेषण कहते हैं। जैसे क्रय विभाग, विक्रय विभाग, वित्त विभाग, जो बराबर के विभाग हैं, इन अधिकारियों में जो संप्रेषण होता है उसे अपने समतल संप्रेषण के नाम से की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। और फोर्थ इसमें आता है डायगोनल कम्युनिकेशन, जिसमें विकर्णीय संचार, जिसको आपने कहा कि जो वास्तव में ना तो विभाग के कारण से होता है, ये किसी भी स्तर पर किसी भी अधिकारी और कर्मचारी के मध्य हो सकता है। इसलिए इसको विकर्णीय या तिरछा संप्रेषण भी कहा गया है कि आवश्यकता के अनुसार वो क्या करते हैं, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए इस प्रकार के संप्रेषण को करते हैं। इसको क्रॉस वायर संप्रेषण भी कहा जाता है। इसी प्रकार क्षेत्र के आधार पर नेक्स्ट जो मेन आता है, तो उसमें आंतरिक इंटरनल कम्युनिकेशंस और एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस को अपने लेते हैं। तो इंटरनल जो संस्था के आंतरिक स्तर पर अपने कहते हैं संप्रेषण है, चाहे उसकी व्यवस्था किसी भी प्रकार की आपने माध्यम कोई भी अपना रखा है, चाहे वो डाउनवर्ड हो, अपवर्ड हो, या आपने कोई इसके लिए फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम बना रखा है। और जो एक्सटर्नल अपने कह दे बाह्य संप्रेषण है, उसके अंतर्गत संस्था के बाह्य वातावरण से जो व्यक्ति हैं, जैसे ग्राहक है, श्रम संघ है, या कह दे कोई भी इन्वेस्टर है, सरकार है, प्रतिस्पर्धी संस्थाएं हैं, स्थानीय समुदाय हैं, इनके बीच में जो संप्रेषण का माध्यम होगा उसको अपने बाह्य संप्रेषण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसमें मेन आता है ऑन द बेस ऑफ मीन्स और मीडिया। तो संचार के माध्यमों के आधार पर अपने कह दें तो इसमें दो प्रकार के अपने देखे थे, एक तो आता है वर्बल कम्युनिकेशंस और दूसरा आता है नॉन वर्बल। तो वर्बल कम्युनिकेशन में मौखिक संचार जो है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, और लिखित संचार तो इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जो गैर अपने कहते हैं इसके अंतर्गत शाब्दिक संचार आ जाता है। इसमें शारीरिक भाषा का संप्रेषण, उसके माध्यम से कोई परिभाषा के आधार पर, कोई समय के आधार पर संप्रेषण, या इसके साथ कोई कलात्मक या अन्य प्रकार से कोई स्पर्श भाषा के आधार पर, या कोई किसी आवाज़ के माध्यम से संप्रेषण होता है, तो उसको इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था इम्पोर्टेंस या अपने कह दें रोल या बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको पर अपने चर्चा की, जिसको समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।